हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक क्विक रिवीजन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की खास बात ये थी कि पिछले साल जो पेपर हुआ था 2019 में जेई मेंस का, वहां पे हर एक पेपर में हर एक शिफ्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया से सवाल था। जनवरी में जो सवाल आए थे वो बेसिक शेप्स, जो रेगुलर शेप्स होती है उनके ऊपर थे, और अप्रैल में जो सवाल आए थे वो सारे इर्रेगुलर शेप या फिर मैं बोलूं नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन के थे। तो पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब क्वेश्चंस 25 हो गए हैं, जो कि पहले 30 आते थे, तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊपर हो सकता है। ठीक है, आपको पता होगा अप्रैल में जो क्वेश्चन पेपर आए थे उनको थोड़ा टफ कंसीडर किया गया था। वो इसीलिए किया गया था क्योंकि यहाँ पे आए हुए क्वेश्चन जो थे वो काफी अच्छे थे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस बी हैज अ होल ऑफ रेडियस ए एट इट्स सेंटर. If the mass per unit area of the disk varies as this, then the radius of gyration of the disk about its axis passing through the center is. मुझे इस असेंबली का या बोलूं इस शेप का इस सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन बताना है। अब रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है? देखो, एक एक्सप्रेशन होता है I इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, है ना। यहाँ पे k क्या होता है? रेडियस ऑफ जायरेशन होता है, और I क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिस एक्सिस के अबाउट आप रेडियस ऑफ जायरेशन फाइंड कर रहे हैं उसके अबाउट। ठीक है, तो आई, इसका मतलब अगर मैं इस शेप का आई लिख दूं इस बीच से गुजरने वाली सेंटर से, जो सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है एक्सिस उसके अबाउट, और इसका पूरे का मास से डिवाइड कर दूं, ठीक है, और उसका अंडर रूट कर लूं, यानी कि के की जो वैल्यू होगी प्रैक्टिकली मेरे पास यही होगी, क्या? आई बाई एम का अंडर रूट। ठीक है, तो मुझे इसका मास निकालना है, मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और उन दोनों का रेशियो निकालना है, और क्या करना है? अंडर रूट ले लेना, वो आएगी रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है जी। अब रेडियस ऑफ जायरेशन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो, ये एक इर्रेगुलर शेप है। इर्रेगुलर शेप क्यों है? क्योंकि जो इसका मास है वो इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है ना। हर एक दूरी पे मास सेम नहीं है, मतलब कि इसका मास रो नॉट अपॉन आर, हर एक आर दूरी पे रो नॉट अपॉन आर के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है इर्रेगुलर चीजों को कंसीडर करने का? कि जो मैथ्स का टूल है जिसको हम सांप बोलते हैं, इंटीग्रेशन, उसको यूज करो, है ना। इस सांप के थ्रू आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? मैं क्या करूंगा, यहां से आर दूरी पे एक छोटी सी रिंग मान लू। अब रिंग ही क्यों माना है? क्योंकि देखो, जो ये शेप है वो है डिस्क, और डिस्क किससे मिलके बनी होती है? छोटी छोटी रिंग को अगर आप जोड़ते जाओगे, एक छोटी रिंग ली, फिर उसके ऊपर एक बड़ी रिंग, फिर बड़ी रिंग, फिर बड़ी रिंग, बड़ी रिंग, बड़ी रिंग, ऐसे रखते गए तो बड़ी डिस्क बन जाएगी। सारी रिंग्स को अगर आप जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगी? डिस्क बन जाएगी। अलग अलग रेडियस की रिंग्स को जोड़ोगे तो डिस्क बन जाएगी। इसीलिए रिंग का एलिमेंट हमेशा डिस्क माना जाता है। ठीक है, ऐसी वाली जो अपने डिस्क होती है उसका। तो मैंने क्या किया, यहां पे एक इस तरह से छोटी रिंग ले ली है। ठीक है, इसकी मोटाई में मान लेता हूं dr, और इसको लिया कहां पे मैंने? r दूरी पे जाके। ठीक है, सेंटर से r दूरी पे जाके एक dr मोटाई की मैंने क्या ले ली है? यहां पे रिंग ले ली है। अब मुझे इसका मास फाइंड करना है, इस रिंग का, इस सेंटर से जो गुजरने वाली लाइन है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। अगर मुझे इसका मास फाइंड करना है तो देखो कैसे करूंगा। मैं लिखता हूं पहले इस छोटी सी रिंग का मास, छोटी सी रिंग का मास मान लेता हूं dm। अब dm क्या हो जाएगा? ये मास है कहां पे एग्जैक्टली? इस मास की लोकेशन देखो, ये मास इस रिंग की सरकमफेरेंस पे dr मोटाई में फैला हुआ है। इसका मतलब अगर मैं इसकी सरकमफेरेंस लिखूं, ठीक है, और dr से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये वो पार्ट है जिसमें ये मास फैला हुआ है। और फैला कैसे हुआ है? इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, यानी कि इस डेंसिटी के अकॉर्डिंग फैला हुआ है। तो ये मास आ गया मेरे पास में इस रिंग का। कैसे लिखा भाई? ये मास है कहां पे? ये मास 2 पाई r इंटू dr मोटाई में रखा हुआ है। ठीक है, यानी कि जो रिंग का एरिया है उसमें रखा हुआ है, और इस डेंसिटी के अकॉर्डिंग रखा हुआ है। तो ये dm आ गया, r से r कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा अपने पास? 2 पाई सिग्मा नॉट dr। ये तो आ गया अपने पास में dm, यानी कि इस छोटी सी पतली सी रिंग का मास आ गया। मुझे क्या करना है? मुझे मास चाहिए इस पूरी शेप का। क्यों? क्योंकि भाई मुझे इस पूरी शेप की रेडियस ऑफ जायरेशन फाइंड करनी है। तो अगर मुझे इस पूरी शेप का मास चाहिए तो आपको पता है सबसे अच्छा तरीका क्या कर दूं? इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। कहां से? मैं इस एक्सिस के अबाउट देख रहा हूं, तो इस एक्सिस से ये दूरी कितनी है? a, और ये दूरी कितनी है? b। तो a से b के बीच में इसको क्या कर दूंगा? इंटीग्रेट कर दूंगा, तो इस पूरी की पूरी शेप का मेरे पास में मास आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इस पूरी शेप में जितनी भी छोटी छोटी रिंग होंगी उन सारी का जो मास ऐड होगा, तो वो मेरे पास में क्या बन जाएगा? इस पूरी शेप का मास बन जाएगा। राइट। अब ऐसा करने के लिए मैं क्या करूंगा? इधर इंटीग्रेट क्या है? सॉरी, ये dm है, तो ये अपना कहां से कहां तक होगा? ये dm है। ठीक है,
इधर होगा इंटीग्रेट ए से लेके बी के बीच में, ठीक है। तो मास जो m होगा वो कितना आ जाएगा, ये मास इस पूरे बॉडी का बोल रहा हूं, वो आ जाएगा भाई 2 पाई सिग्मा नॉट, और dr का इंटीग्रेशन क्या होगा r, और लिमिट रखूंगा तो r में b माइनस ए आ जाएगा, तो b माइनस ए, ये बन गया अपने पास में इक्वेशन 1, ये आ गया अपने पास में मास। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मास जैसे मैंने निकाला है ऐसे ही मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दूंगा, यानी कि इस छोटी सी रिंग का सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया और उसको ए से बी में इंटीग्रेट कर दिया, तो इसका मतलब इस पूरी शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे मिल गया। तो करते हैं फिर से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा डी आई, वो क्या होगा, वो हो जाएगा अपने पास में dm इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे किसी भी एक्सिस के अबाउट निकालना है तो कैसे लिखता हूं, मास ऑफ द बॉडी, जिस मास का निकालना है, इनटू उस एक्सिस से उस बॉडी की दूरी का स्क्वायर। तो देखो मास इसका है रिंग का dm, ठीक है, dm मास इस रिंग का है, और इस एक्सिस से दूरी कितनी है, ये दूरी रही r, ठीक है, तो dm इंटू आर स्क्वायर लिख दिया। अब ये तो इस रिंग का है, मुझे चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी शेप का, तो क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं नीचे लिखता हूं इंटीग्रेट करके, ठीक है। ये अपने पास में आई आ जाएगा समेशन, dm क्या है, dm है अपने पास में, देखो dm क्या लिखा था हमने, ये रहा dm लिखा है हमने 2 पाई सिग्मा नॉट dr, ये है dm, ठीक है। इसको r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया इस छोटी सी रिंग का। अब मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया है तो क्या बन गया, पूरी शेप का। अब इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, a से b के बीच में, तो भाई इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो इसका इंटीग्रेशन करके लिख देता हूं 2 पाई सिग्मा नॉट, ठीक है, r क्यूब बाय 3, यानी कि b क्यूब माइनस a क्यूब बाय 3। अब ये मैथ्स की प्रॉब्लम है, ठीक है, ये इंटीग्रेशन कैसे किया आप लोगों को पता होना चाहिए। ये i आ गया, अब मुझे क्या निकालना है, i बाई m का अंडर रूट निकालना है, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं अंडर रूट i बाई m जो होगा वो ही क्या होगा, मेरा रेडियस ऑफ जाइरेशन होगा। तो i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू है 2 पाई सिग्मा नॉट b क्यूब माइनस a क्यूब, ठीक है, बाई 3, और m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू भी लिख देता हूं 2 पाई सिग्मा नॉट b माइनस a, ठीक है। इसका अंडर रूट ले लेंगे। अब देखो वैसे तो आपको इतना ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि 2 पाई सिग्मा नॉट से 2 पाई सिग्मा नॉट कैंसल, ठीक है। अंडर रूट में 1/3 आ रहा है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अंडर रूट में 1/3, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। लेकिन अगर आपको सॉल्व करना है तो बिल्कुल करो, बेशक देखो 1/3 तो एज इट इज रहेगा अंडर रूट में, नीचे b माइनस ए और b क्यूब माइनस ए क्यूब नहीं ऊपर की तरफ, तो b क्यूब माइनस ए क्यूब क्या हो जाएगा, b माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो b माइनस ए से b माइनस ए कैंसल, बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो वही फिर से सी ऑप्शन आ गया। तो ऐसे अच्छे अच्छे सवाल पिछले साल आपके जो जेई मेंस हुआ है उसमें आए हैं, और ये 12 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। अप्रैल में मैंने बोल दिया कि अच्छे सवाल आए थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जनरल शेप्स वाले सवाल नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपने पास में, ये भी सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r इज डिवाइडेड इनटू 2 अनइक्वल पार्ट। भाई एक सॉलिड स्फीयर है, ये लो सॉलिड स्फीयर मान लिया, इसका मास है m, ठीक है, रेडियस है r, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, वो दोनों अनइक्वल हैं। पहला पार्ट का मास है 7m/8, तो पहले का मास लिख दिया 7m/8। ऑब्वियसली अगर इस स्फीयर का मास m है, पहला पार्ट 7m/8 का है, तो दूसरा कितने का होगा, m/8 का, तो ये होगा m/8, राइट। दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऑब्वियसली बराबर नहीं है तो इसका मतलब अनइक्वल ही हुए। अब बोला गया है कि जो 7m/8 वाला पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट है, इससे हमने बना दी एक यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस 2r। तो भाई इससे मैं एक डिस्क बना देता हूं यूनिफॉर्म 2r रेडियस की, ठीक है, ये हो गया अपनी 2r रेडियस की पतली डिस्क, इस तरह की डिस्क है ना, ओके। ये इसकी सेंटर से एक्सिस निकाल ली, रेडियस कितनी है, 2r है। आगे बोला गया है कि सेकंड पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। सेकंड पार्ट यानी कि m/8 वाले पार्ट से मैंने बना दिया है सॉलिड स्फीयर, ठीक है, ये सॉलिड है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, ओके। अब बोला गया है इसकी रेडियस दे रखी है मुझे 2r, इसका मास दे रखा है 7m/8, इसका मास दे रखा बट इसकी रेडियस नहीं दे रखी है, और बोला गया है कि I1 जो है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स एक्सिस।
एंड I2 जो है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ न्यू स्फीयर अबाउट इट्स एक्सिस। तो रेशियो ऑफ I1 और I2 आपको बताना है, यानी कि बेसिकली आपको इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसकी एक्सिस से, और इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसकी एक्सिस से। तो चलो पहले डिस्क का निकालते हैं, I1 जिसको बोला गया है। तो I1 कितना हो जाएगा, देखो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²/2 होता है, mr²/2 होता है ना। तो m लिखेंगे, डिस्क का मास कितना है 7m/8 है, तो 7m/8 लिखेंगे। r², r कितनी है रेडियस इसकी 2r के बराबर, तो 2r का स्क्वायर बाई 2, ये हो गया I1 mr²/2। मास कितना है 7/8m, तो लिखा 7/8m, r²/2 लिखा, तो r की वैल्यू 2r, तो 2r²/2 हो गया। अब मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जिसको मैं I2 बोल रहा हूं, क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है। अब I2 क्या होगा, स्फीयर का मास कितना है m/8 इंटू स्फीयर की रेडियस का स्क्वायर इंटू 2/5। सॉलिड स्फीयर है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एक्सिस से पास करे, सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट 2/5 mr²। तो 2/5 लिख देता हूं, चलो मैं पहले, m की वैल्यू क्या है m/8 है, और r क्या है, r हमें गिवन नहीं है तो मान लेते स्मॉल r है, ठीक है। इसकी रेडियस मैं मान रहा हूं स्फीयर की कितनी है, स्मॉल r है। अगर ये स्मॉल r है तो स्मॉल r² लिखेंगे। अब अगर मुझे ये स्मॉल r मिल गया, और मिलेगा कैसे, ये चाहिए मुझे इस r की टर्म में, क्यों, क्योंकि देखो I1 और I2 जब मैं लिखूंगा तो m से m कैंसल आउट हो जाएगा, इस r² से यहां पे r² भी कैंसल आउट होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो देखो आपका जो यहाँ आंसर आ रहा है वो नंबर की टर्म्स में आ रहा है, और अगर ये r² यहां से कैंसल आउट नहीं होगा तो नंबर की टर्म्स में आंसर नहीं आएगा, स्मॉल r की टर्म्स में आएगा। तो इसको क्या कर देंगे, हम रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं स्मॉल r को कैपिटल R की टर्म्स में। अब रिप्लेस कैसे करेंगे भाई, ये जो मटेरियल है, ये जो बड़ा गोला है, इस गोले में से दो छोटे छोटे एक डिस्क बनाई, एक छोटा गोला बनाया, इस गोले की डेंसिटी जो थी वही क्या इस डिस्क की और इस गोले की डेंसिटी है, मतलब कि इसी में से तोड़ के बनाया। तो इसका मतलब जिस मटेरियल का ये गोला था उसी मटेरियल के तो ये दोनों है, ठीक है। तो मैं डेंसिटी लिख देता हूं इसकी, बड़े वाले गोले की कितनी होगी डेंसिटी, मैं इसको रो से डिनोट कर देता हूं, और डेंसिटी को, तो कितनी हो जाएगी मास अपॉन वॉल्यूम। तो बड़े वाले गोले का वॉल्यूम कितना है 4/3 πr³, ठीक है, रेडियस का क्यूब इंटू 4/3 पाई। ये तो हो गया इसका डेंसिटी, है ना। अब मुझे इसका क्या लिखना है, इसका मुझे रेडियस निकालना है। तो अगर मैं इसका मास लिखना चाहूं एक्चुअल में, तो मास है कितना इसका, पहले तो वो लिख देता हूं, वो है m/8। अगर ये मास इसका m/8 है और इसकी डेंसिटी ये है, तो इसकी डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या m/8 के बराबर आना चाहिए। किसी भी चीज का मास कितना होता है, m = vd, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो उसका मास आ जाएगा। अगर इसका मास m/8 है तो इसकी डेंसिटी को इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो m/8 आना चाहिए। तो m/8 को बराबर कर रहा हूं मैं इसकी डेंसिटी, यानी कि m/4/3 πr³ इंटू इसका वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल r³। स्मॉल r³ क्यों लिखा, क्योंकि इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल r है। अब देखो m से m कैंसिल आउट हो गया, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो r³ की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, r³ की वैल्यू आ गई कैपिटल R³ अपॉन 8। तो स्मॉल r³ की वैल्यू आ गई कैपिटल R³ अपॉन 8, यानी कि स्मॉल r की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में r/2 आ गई। स्मॉल r की वैल्यू जैसे मैं r/2 यहां पे रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये बन जाएगा r/2 का होल स्क्वायर। अब यहां से I1 भी अपना कैपिटल R की टर्म में है, I2 भी कैपिटल R की टर्म्स में है, mr² कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो भी बचेगा मल्टीप्लाई करके देखो, आंसर निकालो, आपका सवाल खत्म हो गया, ठीक है। तो अगर ये सवाल समझ में आया तो इसके लिए आपको लाइक जरूर करना पड़ेगा, अगर ये सवाल आपको समझ में आया जिस भी तरीके से हमने किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और क्वेश्चन क्या है, देखो अगेन एक नॉन यूनिफॉर्म शेप का क्वेश्चन है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। क्वेश्चन में दिया गया है कि थिन डिस्क ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस R हैज अ मास पर यूनिट एरिया kr², where R is the radius, R is the distance from the center. Its moment of inertia about an axis going through its center of mass and perpendicular to the plane is. अगेन दिया हुआ है कि डिस्क है, ठीक है। यहां पे डिस्क के सवाल बहुत ज्यादा पूछे गए थे पिछले साल में, तो डिस्क को ध्यान में रखना है और डिस्क के साथ में डिस्क को करना है, ठीक है। अब देखो ये सवाल जो हमें दिया हुआ है इसमें कुछ ऐसा बोला गया है कि
मास इसका m है, जो डिस्क है उसका मास है m और रेडियस दी गई है इसकी r, तो ये इसकी रेडियस r हो गई, ठीक है। और इसका जो मास है वो इस हिसाब से चेंज हो रहा है, मतलब डेंसिटी जो है वो kr स्क्वायर के हिसाब से चेंज हो रही है। तो अगेन वही तरीका जैसा पहले सवाल में किया था, जब भी कोई नॉन यूनिफॉर्म शेप आ जाए और डिस्क के लिए एलिमेंट क्या बनेगा ये भी मैंने बता दिया, डिस्क का एलिमेंट बनता है एक पतली रिंग, तो एलिमेंट क्या लेंगे हम, एक रिंग लेंगे, छोटी सी रिंग ले ली, ठीक है। अब इस रिंग के लिए हमें क्या करना है, इस रिंग का मास निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, फॉर्मूले में रखना है, कंपेयर करना है, आंसर निकालना है, ऑप्शन टिक करना है, हो गया सवाल। बस 4-5 स्टेप में फॉलो करना है। अब इस रिंग का जो ये है मैंने मानी है छोटी सी रिंग, लेट से ये रिंग मैंने मानी है r दूरी पे और इसकी मोटाई है dr, वही सेम प्रोसीजर, सेम बिल्कुल जो पहले फॉलो किया था, r दूरी पे dr मोटाई की मैंने एक छोटी सी रिंग मान ली। अब इस रिंग का अगर मैं मास लिखना चाहता हूं dm, तो वो कितना होगा, वही पहले चेक करेंगे कि मास है कहां पे, ये मास इसकी सरकमफेरेंस पे dr मोटाई में फैला हुआ है, कहां पे फैला हुआ है, सरकमफेरेंस पे dr मोटाई में, तो ये तो वो पार्ट हो गया जहां पे मास है, और किस हिसाब से फैला हुआ है, kr स्क्वायर के हिसाब से फैला हुआ है, यानी कि डेंसिटी यही है ना, तो kr स्क्वायर, ये हो गया अपना मास dm, राइट। अब मुझे निकालना है, ये तो मास है इस छोटी सी स्ट्रिप का, मतलब जो पतली सी मैंने रिंग मानी उसका। अगर मुझे इस पूरे डिस्क का मास चाहिए, ठीक है, तो वो क्या है, m है, तो m को मैं क्या लिख सकता हूं, m को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन dm या फिर इंटीग्रेशन 2 पाई r क्यूब 2 पाई के r क्यूब इंटू डी आर, 2 पाई r इस r स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो 2 पाई r क्यूब dr बन जाएगा, ठीक है। तो m को ऐसे लिखा जा सकता है, यानी कि m की वैल्यू को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 2 पाई के r की पावर 4 अपॉन 4। r कैपिटल R कैसे बन गया, क्योंकि इस रिंग को 0 से r के बीच में इंटीग्रेट करूंगा, तभी तो बहुत सारी रिंग्स मिलके क्या बनाएंगी, एक डिस्क बना लेंगी, ठीक है, ये बात तो क्लियर है, ओके। ये मास आ गया अपने पास में। अब हम मूव करते हैं किसके पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, देखो अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहता हूं इस एक्सिस के अबाउट, तो पहले मुझे इस छोटी सी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, डी से दिखा रहा हूं, वो होगा dm इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr स्क्वायर, बस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट। तो dm क्या है, dm अपने पास में वो ऊपर लिखा हुआ है 2 पाई r dr इंटू के आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर से और मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया, डी अपने पास में, ये हो गया डी, ठीक है। तो डी को फिर से लिख देता हूं मैं, डी इज इक्वल टू 2 पाई के, ये हो गया r की पावर 5 इंटू डी आर, 2 और 2 4 और 1 5 हो गया ना, ठीक है, इंटू डी आर, राइट। ये तो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिंग का। अगर मैं इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी डिस्क का निकालना चाहता हूं तो क्या इसको 0 से r के बीच में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो लिख देता हूं i इज इक्वल टू, यहीं पे देख लो, चलो यहां से हटाओ, यहां पे इधर की तरफ आ जाते हैं। i की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो i की वैल्यू, इसको इंटीग्रेट कर देना है, तो इसको इंटीग्रेट करूंगा तो आएगा 2 पाई के, ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दूं दोनों तरफ, 2 पाई के, ये बन गया i, तो ये बन गया 2 पाई के r की पावर 6/6, ठीक है, ये आ गया। r की पावर 5 का डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन क्या होता है, r की पावर 6/6 होगा, ओके। अब देखो ये जो टर्म है मुझे निकालना, मुझे बताया गया है कि इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। इस टर्म में अगर मैं बात करूं, अगर मैं लिखूं 2 पाई के, ठीक है, r की पावर 4/4 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, और बाई 6 लिखूं और 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं। मैंने एक्चुअल में किया क्या है, 6 से मल्टीप्लाई और 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दिया है। क्यों किया है ऐसा, देखो अभी समझ में आएगा। ये वाली टर्म आई, मेरे को यहां पे इसमें कुछ आंसर दिख नहीं रहा है इसी टर्म में, तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने मास की टर्म्स में चेंज करना है। अब 2 पाई के r की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, 2 पाई के r की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, ये तो हो गया अपना m, तो m तो आंसर में आएगा, ठीक है। आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू 4/6, तो ये बन गया 2/3, तो 2/3 mr स्क्वायर, ये अपना करेक्ट आंसर आ गया, तो जो कि ऑप्शन डी है, ठीक है। ये जेईई मेन में 10 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। यहां पे मैंने 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि मुझे मास की टर्म्स में लिखना था अपने आंसर को, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, आसान है। अगर लॉजिक से चलोगे, दिमाग में बिठाओगे, चीजों को फोकस करके पढ़ोगे, तो डेफिनेटली आप क्या कर पाओगे, क्वेश्चन में जो चीज पूछी गई है ना, उसका अगर आपने थीम पकड़ लिया कि पूछा क्या गया क्वेश्चन में और कैसे इसको निकालना है स्टेप बाय स्टेप,
तो ऐसे आसानी से आप सवाल को बना पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो अगेन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस वहां पे जो के आर स्क्वायर था यहाँ पे रो नॉट आर है, ठीक है। तो आई होप आप लोग ये क्वेश्चन कर पाएंगे। और क्वेश्चन करना कैसे, चलो निकाल के दिखा देते हैं। थिन सर्कुलर प्लेट, अगेन डिस्क का क्वेश्चन। पतली प्लेट क्या होती है, एक डिस्क होती है, तो डिस्क ले लेते हैं भाई दोबारा। जो डिस्क है उसके बारे में ऐसा बोला गया है कि मास है m और रेडियस है r और उसकी डेंसिटी वेरी हो रही है ऐसे, ठीक है। अब बोला गया है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर प्लेट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेट एंड पासिंग थ्रू इट्स एज, यानी कि अगर ये इसका सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस है तो मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, आई लिखना है इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट लिखना है, पासिंग थ्रू इट्स एज, इसके अबाउट। और वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या लिया हुआ है, अल्फा एम आर स्क्वायर, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू मुझे पूछी गई है क्या है, वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट अल्फा इज। अगर मैं उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकता हूं इस डिस्क का, तो डेफिनेटली मैं इसको कंपेयर करके आंसर निकाल सकता हूं। अब कैसे करेंगे, देखो वही सेम तरीका यार, अब बार बार एक ही चीज नहीं बताऊंगा। अब डीएम लिखना स्टार्ट करते हैं सीधा सीधा। अब क्योंकि डिस्क है तो ये चीज तो आपको पता है कि डिस्क के लिए हमेशा एलिमेंट क्या होगा, एक रिंग होगी पतली, जो जिसमें मास कहां पे होगा, सरकमफेरेंस पे डी आर दूरी में होगा। ये मैं इसकी रेडियस आर मान रहा हूं और इसकी मोटाई में कितनी मान रहा हूं, डी आर मान रहा हूं, ठीक है। यहां पे मास फैला हुआ है और मास फैला कैसे हुआ है, ऐसे रो नॉट आर से, ठीक है। ये हो गया अपने पास में मास डीएम, ठीक है। अब मास डीएम निकाल लिया मैंने इस रिंग का। अगर मुझे पूरी की पूरी डिस्क का मास निकालना है तो क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, ये तो पूरी डिस्क का मास आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे अगर लिखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, तो कैसे लिखूंगा, पहले इस रिंग का लिखूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डी आई लिखूंगा, ठीक है। वो डी आई होगा कितना, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर, तो रिंग का मास क्या है, डीएम इंटू आर, रेडियस क्या है, स्मॉल आर, तो डी एम आर स्क्वायर हो जाएगा। ये रिंग का हो गया, ठीक है, इस एक्सिस से पास कर रही है जो उसके अबाउट, ठीक है। अब अगर मुझे पूरी की पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इस एक्सिस के अबाउट, तो क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। डीएम की वैल्यू पुट करता हूं यहां पे, तो डीएम की वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई आर रो नॉट आर एंड डी आर, ठीक है। इंटीग्रेट कर दूंगा 0 से r के बीच में, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा इस एक्सिस के अबाउट में। जैसे ही मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चला इस एक्सिस के अबाउट में, ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें मुझे ऐड करना है मास इनटू दिस दूरी का स्क्वायर। अब भी यूज करूंगा मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखो इस एक्सिस के अबाउट तो मुझे पता चल गया, मुझे चाहिए इस एक्सिस के अबाउट। कैसे निकालते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो लिखो, जो कि यहां से मिल जाएगा, प्लस मास ऑफ द डिस्क जो कि यहां से मिलेगा, इनटू इन दोनों के बीच की एक्सिस की दूरी का स्क्वायर। दूरी है कैपिटल आर के बराबर, तो उसमें वो ऐड कर देना है। यानी कि प्रैक्टिकली अगर मैं यहां से इस मास को निकाल लेता हूं, ये एम आ गया मान लो, ठीक है, आएगा कितना, देखो वो भी लिख लेते हैं जल्दी से, 2 पाई रो नॉट कैपिटल आर क्यूब बाई 3, ठीक है। ये आ गया अपने पास में मास। इसको इंटीग्रेट करना है 0 से r के बीच में, ठीक है, आपको मास मिल जाएगा, मास मिल गया। यहां से देखो आप फटाफट से इधर आर स्क्वायर भी आएगा, इंटू आर स्क्वायर, है ना। यहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 2 पाई रो नॉट, ठीक है, और आर की पावर 4 डी आर, यानी कि आर की पावर 5/5। ये आ गया अपने पास में आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, इतना आ गया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसके अबाउट, मुझे चाहिए इस एक्सिस के अबाउट, तो कैसे निकालूंगा, इस सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास जो कि है ये इनटू कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई, जो ये एक्सिस है ना, इसके अबाउट, वो होगा आई इज इक्वल्स टू आई, इसको मैं ए एक्सिस बोल देता हूं, तो आई ए जो होगा ए एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना होगा, सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 पाई रो नॉट आर की पावर 5/5 प्लस मास ऑफ द बॉडी वो की है 2 पाई रो नॉट आर क्यूब बाई 3 इंटू दोनों एक्सिस के बीच की, पैरेलल एक्सिस के बीच की दूरी का स्क्वायर, जो कि है रेडियस ऑफ डिस्क के बराबर, तो आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 2 पाई रो नॉट आर की पावर 5/5, ये बनेगा 2 पाई रो नॉट आर की पावर 5/3, क्या बना 2 पाई रो नॉट, ठीक है, आर की पावर 5 1/5 प्लस 1/3, ठीक है। यहां से आप 2 पाई रो नॉट आर की पावर 5 कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा 1/5 प्लस 1/3, 1/5 और 1/3 कितना हो गया, दोनों को जोड़ोगे तो 8/15, तो ये बन गया
2 पाई रो नॉट r की पावर 5 8/15, ठीक है, ये आ गया। ये आ रहा है अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, ये जो एक्सिस थी यहां से पास कर रही थी इसके अबाउट, ठीक है। अब देखो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको कंपेयर करने की कोशिश करो अल्फा एम आर स्क्वायर से। अल्फा एम आर स्क्वायर से कैसे कंपेयर करोगे? देखो m की वैल्यू है 2 पाई रो नॉट r³/3, यानी कि अगर इसमें से मैं 2 पाई रो नॉट r³/3 निकाल दूं, देखो 2 पाई रो नॉट r³/3 निकाल दूं तो क्या बचेगा? 8/5 r², ठीक है। यानी कि अल्फा m की वैल्यू क्या होगी? m की वैल्यू तो 2 पाई रो नॉट r³/3 हो गई, ठीक है। यहां से देखो इसको 5 को क्या लिख लो आप, 3 × 5 लिखो, देखो ऐसे लिखो, इस r³ की पावर 5 को लिखो r³ इंटू r², 8/15 था ना, उसको लिखो 3 × 5, ठीक है। अब देखो 2 पाई रो नॉट r³/3, 2 पाई रो नॉट r³/3, ये तो बन गया m, ठीक है, ये बन गया r², तो mr² की वैल्यू तो पता चल गई। 8/5 बचा, वो 8/5 क्या है? ये 8/5 ही तो अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 8/5, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो देखो एक पर्टिकुलर मेथड के थ्रू हम यहां पे गए हैं, पूरा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया है, और अगर स्टेप से आप चलोगे तो सवाल समझ में आएंगे, और खुद भी अगर आप स्टेप वाइज फॉलो करोगे, आप कोई भी सवाल आप उठा के देखो जो यूनिफॉर्म बॉडी का हो, नॉन यूनिफॉर्म बॉडी का हो, जहां पे आपको एलिमेंट मानने पड़ रहे हो, और ये सेम अप्रोच लगा के देखो। अगर सवाल ना हो तो कमेंट सेक्शन में आके लिख देना कि सर हमसे सवाल नहीं हुआ, ठीक है। सवाल होने की गारंटी मैं लेता हूं, आपको बस ये अप्रोच फॉलो करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपको खुद को करना है। दो डिस्क ऐसे रखी हुई है, मैंने पहले जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस किया है उसमें भी ये सवाल मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है। दो डिस्क ऐसे रखी हुई है, ऐसे जैसे मेरे हाथ है, और एक डिस्क ऐसे रखी हुई है, ऐसे है ना, एक इधर रखी हुई है ये डिस्क एक, और एक ऐसे ऊपर वाली डिस्क है। अब एक्चुअल में क्या है, हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। तो करेंगे क्या? देखो ये जो डिस्क है इसका मुझे इस एक्सिस के अबाउट पता है, mr²/2 होता है, लेकिन मुझे अगर इस एक्सिस के अबाउट मिल गया तो मैं बीच से होने वाली इस एक्सिस, यानी कि प्रैक्टिकली मुझे अगर इस एक्सिस के अबाउट पता चल जाए तो मैं इस एक्सिस के अबाउट निकाल पाता हूं। कैसे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। इसका भी सिमिलरली इस एक्सिस के अबाउट पता चल गया तो इस एक्सिस के अबाउट निकाल पाऊंगा। कैसे? सिमिलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। तो मुझे इसके अबाउट निकालना है, मतलब कि डिस्क का मुझे इसके अबाउट तो पता है लेकिन मुझे इसके अबाउट नहीं पता है, ठीक है। तो आप डिस्क को, ये वाली डिस्क है ऐसे रखी हुई है, दो डिस्क है ऐसे, तो ये वाली डिस्क है, आप इधर से देखो तो आपको इस एक्सिस के अबाउट तो पता है लेकिन इस एक्सिस के अबाउट नहीं पता। तो इधर से देखोगे आप तो डिस्क आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी। मैं अपनी डायरेक्शन रोटेट कर लेता हूं, डिस्क यहां पे दिखाई देगी, तो यहां पे मैं डिस्क बना रहा हूं, ये डिस्क रही, ठीक है। ये सेंटर से जो एक्सिस जा रही है उसके अबाउट पता है कितना होता है, mr²/2, और मुझे इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो मैं क्या कर लेता हूं, डिस्क को दो पार्ट में डिवाइडेड कर लेता हूं, और दो पार्ट में कैसे कि दो परपेंडिकुलर एक्सिस बना लेता हूं डिस्क के प्लेन में। अब आपको पता चल गया होगा मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाने वाला हूं। अब क्योंकि ये एक सिमेट्रिक शेप है, चाहे आप इसको ऐसे काटो, चाहे ऐसे काटो, चाहे ऐसे काटो, ये बराबर दो पार्ट में कटेगी और दोनों आइडेंटिकल होंगे। यानी कि इसको चाहे आप इसके अबाउट घुमाओ, चाहे इसके अबाउट घुमाओ, चाहे इसके अबाउट घुमाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके रोटेशन पे। इसका मतलब जो रोटेशन ये इस एक्सिस के अबाउट फॉलो करेगी वही इस एक्सिस के अबाउट करेगी। तो अगर मैं इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मानता हूं तो इसके अबाउट भी आई मानना पड़ेगा, है ना। अब क्या होगा? अब देखो ये तो अपनी सिमेट्री की वजह से आ गई। अब अगर यहां से जो एक्सिस पास कर रही है जिसके अबाउट मुझे पता है, ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी शेप लो, उस शेप के प्लेन में, क्योंकि ये 2D बॉडीज पे लगती है बात, इसका ड्रॉबैक है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का ड्रॉबैक क्या है कि आप इसको 3D बॉडीज में नहीं लगा सकते, ये 2D में लगती है, राइट। तो कोई भी शेप लो, उसका प्लेन लो, उसमें दो परपेंडिकुलर एक्सिस बनाओ, और तीसरी ऐसी एक्सिस लो जो दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस जो आपने बनाई है उसके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करे, और उन जो प्लेन है जिसमें आपने शेप बनाई है उसके परपेंडिकुलर हो। यानी कि प्रैक्टिकली ये वाली एक्सिस जो होगी, ठीक है, इस वाली एक्सिस के अबाउट, ठीक है। अब अगर इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको लिखना है तो वो क्या लिखोगे? जो दोनों एक्सिस आपने बनाई है प्लेन में उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम जो होगा वो तीसरी ऐसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा जो उस प्लेन में बनी हुई दोनों एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरती है और उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। मेरी बात समझ में नहीं आई तो पीछे जाओ, वापस सुनो, फिर पीछे जाओ, फिर वापस सुनो, ठीक है। आपके पास तो ऑप्शन है, मैं बार बार बोलूं इससे अच्छा है कि आप वापस बैक कर करके सुनते रहो, राइट। तो ये वाली एक्सिस है, इसके अबाउट मुझे पता है वो कितना है, mr²। m क्या है? मास ऑफ द डिस्क, r क्या है? रेडियस ऑफ द डिस्क। और ये mr² बराबर किसके होगा? i + i के, यानी कि 2i के।
जो एक्सिस मैंने प्लेन में ड्रॉ करी है उन दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम जो होगा वो तीसरी ऐसी एक्सिस के अबाउट के बराबर होगा जो कि दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरती है और प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये बात तो सही है, यानी कि आई अगर मैं लिखना चाहूं तो हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 आएगा इधर, ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है, यानी कि ये जो डिस्क मैंने बनाई थी इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम आर स्क्वायर बाई 4। सिमिलरली इसका भी होगा एम आर स्क्वायर बाई 4, क्योंकि डिस्क आइडेंटिकल है, सब कुछ ऐसा लिखा हुआ है सवाल में, आप पढ़ ही लोगे। ठीक है, मुझे इसके अबाउट निकालना है, इसके अबाउट पता चल गया एम आर स्क्वायर बाई 4, तो इससे आर दूरी पे जो डिस्क है उसके अबाउट कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर, और सिमिलरली इसका भी एम आर स्क्वायर, और ये जो है डिस्क बीच में रखी हुई इसके लिए तो सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस हो गई, बीच वाले डिस्क का कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, मैं आप ही के ऊपर छोड़ रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं है। और अगर आपसे ना हो तो आप मैंने पिछली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वीडियो डाली हुई थी जहां पे मैंने जनवरी वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे बेसिकली, क्योंकि ये भी 2019 जनवरी का ही क्वेश्चन है, तो वहां पे आप जाके क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये देखो, ये आईआईटी जेईई का 2012 का क्वेश्चन है और इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। मैंने इंटीजर टाइप इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि इस बार जो आपका जेईई मेंस होगा उसमें भी इंटीजर टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, राइट। अब ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि लैमिना इज मेड बाय रिमूविंग अ स्मॉल डिस्क ऑफ डायमीटर 2r फ्रॉम अ बिगर डिस्क ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, यूनिफॉर्म है ध्यान रखना है, एंड रेडियस 2r एज शोन इन द फिगर। भाई ये बड़ी एक डिस्क है जिसकी रेडियस 2r है, उसमें से एक छोटी डिस्क निकाल ली है जिसकी रेडियस r है लेकिन डायमीटर 2r है। अब बोला गया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस लैमिना अबाउट एक्सिस पासिंग o एंड p इज io एंड ip। अब यहां से जो एक्सिस जा रही है ऐसे परपेंडिकुलर, इसके अबाउट इस पूरी की पूरी जो शेप है, ये पूरी जो शेप बनी है इसको निकालने के बाद उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट है io और इस एक्सिस के अबाउट है IP, और IP और IO का आपको रेशियो निकालना है एक क्लोजेस्ट इंटीजर के फॉर्म में। मतलब अगर आपका ऑप्शन आता है 8.8123 तो आपका आंसर होगा 9, अगर आपका आंसर आता है 7.724 तो आपका आंसर होगा 8, है ना, इस फॉर्म में। मतलब कि अगर करेक्ट आंसर इंटीजर नहीं आ रहा है तो भी क्लोजेस्ट फॉर्म में आएगा, तो उसको देख लेना कि कौन से इंटीजर के वो नजदीक है। अब इसको करेंगे कैसे, देखो करने का तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूं। कोई भी कैविटी का सवाल हो, कैविटी क्या होती है, दांतों वाली नहीं, यहां वाली, इस कैविटी को बोलते हैं कि कोई एक शेप है उसमें कोई एक होल बना दिया, मतलब मटेरियल निकाल लिया गया वहां से। ठीक है, तो जैसे कि एक डिस्क थी इसमें से मैंने मटेरियल निकाल लिया तो ये कैविटी बन गई, है ना। अब एक्चुअल में होगा क्या कि जो रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जिसको आई आर लिख रहा हूं मैं, वो होगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब कि जब हमने कैविटी नहीं बनाई थी उससे पहले, माइनस कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब कि जिस पार्ट से कैविटी बनी है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। तो ये इक्वेशन याद रख लो, आई आर इज इक्वल्स टू आई टी माइनस आई सी, यानी कि जो रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसा कि हमें पूछा गया है, ठीक है, सवाल में, वो होगा टोटल, यानी कि जब इस ये जो जैसे पूरी शेप है इसमें से मैंने इसको डिस्क को निकाल लिया, है ना, तो अब मुझे इस शेप का पूछा गया है कि क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट और इस एक्सिस के अबाउट। तो मुझे क्या करना है, ये जो पार्ट निकाला है इसको वापस इधर ही रखना है। ठीक है, तो इसको रखूंगा तो ये पूरी एक यूनिफॉर्म डिस्क बन जाएगी, और ये डिस्क का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना वो होगा आई टी। अब मैंने जो ये निकाला है जिसके कारण कैविटी बनी, मुझे इसका अकेले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना वो होगा आईसी। आईटी में से आईसी को घटा दूंगा तो जो शेप है उसका आ जाएगा। ठीक है, ये फॉलो करना है, यही एक कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। अभी के लिए समझो, अगर ज्यादा डीप में जाना चाहते हो तो बेशक आप बुक्स वगैरह से रेफर कर सकते हैं, या फिर अपने प्लस रो माइनस रो प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा वाला कॉन्सेप्ट भी आप जानते होंगे तो वो भी लगा सकते हैं। बट ये दिस इज द सिंपलेस्ट, ये सबसे आसान है, ये करोगे तो डेफिनेटली सवाल गलत नहीं होगा और जल्दी भी सॉल्व हो जाएगा, और आपको ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा कि क्यों ऐसा है क्या है, मैंने आपको बता दिया क्यों है। अब हमें करना क्या है, पहले तो मुझे लिखना है इसका टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, फिर लिखना है इस एक्सिस के अबाउट। अब टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, देखो अगर मैं टोटल का मास मान रहा हूं एम, एक तो देखो दोनों का मास लिखना पड़ेगा हमें, अगर इसका पूरे का मास अगर मैं m मान रहा हूं तो m की वैल्यू क्या होगी, देखो m की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में, अगर इसका टोटल मास m है वो हो जाएगी पाई 2r स्क्वायर इंटू सिग्मा। ठीक है, सिग्मा क्या मान रहा हूं मैं, सिग्मा इसकी डेंसिटी है, मान लो यूनिफॉर्म है जो कि क्योंकि मास दे रखा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पाई इंटू 2r के एरिया में, 2r स्क्वायर के एरिया में, जो एरिया ऑफ द डिस्क लिखा मैंने
मल्टीप्लाई किया उसको सिग्मा से, तो मेरे को मास मिल गया इसका। अब अगर मैं, ये तो m हो गया, अब मैं स्मॉल m अगर यानी कि जो मैंने कैविटी रिमूव किया इसका मैं एरिया, इसका मैं मास लिखना चाहता हूं तो वो कितना आएगा, उसका छोटे वाले का एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, क्योंकि ये भी तो इसी मटेरियल से बना हुआ है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो ये जो मास है क्या ये स्मॉल m से 4 गुना बड़ा है, क्योंकि ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर सिग्मा, ये रहेगा पाई आर स्क्वायर सिग्मा और ऊपर 4 फालतू आ रहा है, तो इसका मतलब कैपिटल M जो है वो स्मॉल m से 4 गुना बड़ा है, ये बात तो हमें पता है, तो ये भी हम यूज कर लेंगे। अब देखो ये जो शेप है नजर आ रही है, इसमें हमें करना क्या है, हमें पहले टोटल लिखना IT। एक्चुअल में मुझे ऐसा बोला गया सवाल में कि जब मैं इसको निकाल लेता हूं तो इसके अबाउट और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, तो निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले वापस से फिट करना पड़ेगा, तो टोटल का निकालना पड़ेगा, उसके बाद कैविटी का निकालना पड़ेगा, बस हो गया सवाल, दोनों को माइनस कर देंगे। तो टोटल का अगर मैं लिखना चाहता हूं तो क्या आएगा, IT निकाल रहा हूं मैं पहले, IT यानी कि टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट, O के अबाउट, ITO, तो वो कितना आएगा, ये डिस्क है, डिस्क का अपने सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास करती है, क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2, तो लिखेंगे कैपिटल mr स्क्वायर 2r आएगा, सॉरी r, रेडियस कितनी इसकी 2r है, बस ये ध्यान रखना है कि मास और रेडियस क्या क्या है, ठीक है। ये हो गया ITO। अब अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट निकालना चाहता हूं, इस एक्सिस के अबाउट, तो देखो इस एक्सिस के अबाउट पता है, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो कैसे निकलेगा, प्लस कर दूंगा, ये तो ITO है, अगर मुझे IPO निकालना, सॉरी ITP निकालना है, ITP टोटल का P के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, देखो टोटल का P के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आएगा m, ठीक है, बाई 2r का होल स्क्वायर, यानी कि ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इसके अबाउट अगर चाहिए तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकालूंगा, इसके अबाउट पता है, इसके अबाउट निकालना है, तो क्या लिखूंगा, इसके अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास ऑफ द डिस्क इनटू दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, तो मास ऑफ द डिस्क क्या है m, दोनों के बीच की दूरी है 2r, तो 2r का स्क्वायर, ये तो हो गया पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, और ये हो गया पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, ओके अबाउट, ठीक है, दोनों लिख दिए। अब मैं लिखता हूं कैविटी का, तो कैविटी का क्या होगा, ICO, कैविटी का O के अबाउट। अब देखो कैविटी का सेंटर यहां पे है, अब आप देखो कैविटी का सेंटर यहां पे है, ठीक है, सेंटर के अबाउट पता है कैविटी का क्या होगा, mr स्क्वायर बाई 2, देखो ये जो अलग से है, अब इसको भूल जाओ आप नीचे वाले पार्ट को, अब समझो कि बस यही है यहाँ पे छोटा गोला है ना, छोटी वाली डिस्क है, तो इसका इस एक्सिस के अबाउट हो गया mr स्क्वायर बाई 2, मुझे चाहिए इस एक्सिस के अबाउट, तो वही पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा, इसके अबाउट पता है, ठीक है, इसके अबाउट पता है, इसके अबाउट पूछ रहा है, तो क्या लिखूंगा, पहले इसके अबाउट लिखता हूं, तो वो क्या आएगा mr स्क्वायर बाई 2, m क्या आएगा, स्मॉल m आएगा, वो यहां से कंपेयर कर लेंगे, है ना, प्लस पहले इसके अबाउट लिखूंगा, प्लस इन दोनों एक्सिस के बीच की दूरी का स्क्वायर इनटू मास, तो वही mr स्क्वायर, ये तो आ गया इस एक्सिस के अबाउट इस कैविटी का। अब अगर इस एक्सिस के अबाउट चाहिए तो इसके अबाउट पता है, ये एक्सिस क्या है, इससे पैरेलल √5r दूरी पर है, देख लो ये r है, ये 2r है, ठीक है, यानी कि r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा, √5r, तो ये दूरी जो है √5r हो गई। इस एक्सिस के अबाउट पता है, इस एक्सिस के अबाउट पूछा गया है, तो इसके अबाउट लिखूंगा प्लस मास इनटू दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर कर दूंगा, तो लिखता हूं, अगर मुझे ICP लिखना है, ICP लिखना है, P के अबाउट लिखना है, तो कितना आ जाएगा, मास पहले तो सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट, तो वो होगा मास इनटू रेडियस का स्क्वायर बाई 2 प्लस मास ऑफ द डिस्क जो कि है स्मॉल m, और दोनों एक्सिस के बीच की दूरी का स्क्वायर जो कि है √5r का स्क्वायर, तो आएगा 5r स्क्वायर। तो ये अपने पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता चल गए हैं। अब लिखना क्या है कि मुझे लिखना है लेमिना का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया IP और IO का रेशो लिखना है। देखो टोटल ये रहा O के अबाउट, कैविटी का ये रहा O के अबाउट, इसमें से ये माइनस करो, टोटल ये रहा P के अबाउट, कैविटी का ये रहा P के अबाउट, इसमें से ये माइनस करो, तो अपना किसके अबाउट आ जाएगा, रिमेनिंग पार्ट का आ जाएगा O के अबाउट भी और P के अबाउट भी, दोनों का आप रेशो निकाल दोगे, IP और IO की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, ठीक है। ये क्लोजेस्ट इंटीजर में बताना है, मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया, लेट से आपका आंसर आता 2.914 समथिंग, तो इसको आपको 3 लिखना है, विच इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 3 है, तो आपको देखना है कि क्या आप यहां से 3 निकाल सकते हो, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है,
और क्वेश्चन अपने पास में क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है एबीसी इज कट इनटू अ थिन सॉलिड शीट ऑफ वुड डी ई एफ एंड आर एंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स आर as shown and G and is the center of triangle. The moment of inertia of triangle about an axis passing through G and perpendicular to the plane. छोड़ो जो भी लिखा हुआ है यहां पे समझते हैं, डायग्राम में समझ आ रहा है सब कुछ, ठीक है। ये जो अपने पास में एक ट्रायंगुलर लेमिना है, ठीक है, ये मान के चलो ट्रायंगुलर प्लेट है, इसमें से हमने एक छोटी ट्रायंगुलर प्लेट हटा ली है और ये छोटी ट्रायंगुलर प्लेट और बड़ी ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर एक ही है, वो कहां पे, इस जी पे। अब बोला गया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग फिगर अबाउट द सेम एक्सिस आई देन, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड करना है पूरी शेप का और इस छोटी सी जो कैविटी है इसका। एक्चुअल में आई और आई नोट देख लेते क्या है, यहां लिखा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ट्राइंगल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू जी एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज आई नोट, मतलब पूरी की पूरी जो प्लेट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना है, इस वाली जो पास हो रही है एक्सिस इसके अबाउट है आई नोट, ठीक है, तो बड़े वाले का आई नोट है। अब बोला गया है कि स्मॉलर ट्राइंगल डीईएफ रिमूव फ्रॉम एबीसी, छोटा वाला ट्राइंगल निकाल लिया है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग फिगर इज आई, मतलब अब ये जो बच गया इसको निकालने के बाद, कैविटी को निकालने के बाद, इस वाले पार्ट को निकालने के बाद जो होल बच गया और बड़ा वाला ट्राइंगल बच गया, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो है आई। तो आई और आई में, आई नॉट में, ये एक्चुअल में आई डैश है क्या, अच्छा आई डैश और आई नॉट में आपको एक्सप्रेशन लिखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे, सबसे पहली बात ये हमें दिया हुआ है ऐसा कि ये वाला मिड पॉइंट है, मतलब कि डी ई और एफ है, ये डी ये ई और ये एफ, ये मिड पॉइंट है इनकी साइड्स के, ठीक है, यानी कि अगर इसकी पूरी की दूरी में एल लेता हूं तो ये l/2 हो गई क्या, सिमिलरली ये वाली दूरी भी l/2 हो गई क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर ये l है तो ये, सिमिलरली ये भी l/2 हो गई क्या, ठीक है, ये बात तो फैक्ट है। अब क्योंकि ये बिल्कुल ही 4 पार्ट में बट रहा है, अगर मैं इसका पूरे ट्राइंगल का मास m मानता हूं तो ये छोटे वाला ट्राइंगल है इसका मास कितना हो जाएगा, m/4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा m/4, क्योंकि ये जो बीच वाला ट्राइंगल है इसको 4 पार्ट में बांट रहा है इक्वल। देखो आप इन वाले पॉइंट्स को देखो, ये अगर l/2 है तो ये भी l/2, 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 ये भी l/2 और ये भी l/2, सारा का सारा एरिया जो है सारे ट्राइंगल्स का सेम है, सारी साइड सेम है, मतलब 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये पूरे का एरिया m है तो इसका पूरे का अगर मास m है तो छोटे वाले का कितना होगा, स्मॉल m/4 होगा। अब अगर मैं पूरे की बात करूं, इस पूरे के पूरे की, यानी कि एक ट्रायंगुलर लेमुना है उसका अगर मैं बात करूं तो सेंटर से जो एक्सिस पास कर रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, लेट्स से वो हो गया mr², सॉरी l², ठीक है, ml² इंटू k, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, जी एक्सिस के अबाउट पूरी ट्रायंगुलर लेमिना का k ml² हो गया। k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू एक कांस्टेंट है जो कि कुछ भी हो सकती है, मुझे पता नहीं कि ट्रायंगुलर लेमिना का उसके सेंटर से किसी भी एक रैंडम एक्सिस से पास करने वाली जो एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो हम रैंडम k मान रहे हैं, ठीक है, ये बात तो क्लियर समझ में आती है। क्योंकि एक्चुअल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, mr², मास ऑफ द बॉडी इनटू लेंथ या रेडियस का स्क्वायर, तो वही तो है बस। k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अगर स्फीयर होता तो mr² इंटू 2/5 होती, अगर ये एक डिस्क होता तो ये mr² इंटू 1/2 होती। तो k की वैल्यू चेंज करने से बॉडी की शेप और साइज चेंज हो जाते हैं और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता है, ये तो बिल्कुल पता है, बेसिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अगर ये बड़े वाले का i है, आई बी लिख देता हूं इसको, ये बड़े वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो आई सी कितना होगा, यानी कि छोटे वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इससे पास करने वाले एक्सिस के अबाउट मास ऑफ द छोटा वाला ट्राइंगल वो कितना है, m/4 इंटू लेंथ ऑफ द छोटा वाला ट्राइंगल वो कितनी है, l/2, उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इंटू k। अगर क्योंकि बड़े वाला ट्राइंगल है उसका k टाइम्स है ml² का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो छोटे वाले का भी तो k टाइम्स होगा। सोचो छोटा सा स्फीयर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 2/5 mr², और चाहे आप धरती ले लो, मतलब अर्थ को अगर आप स्फीयर मान रहे हो तो अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, वो भी 2/5 mr² होगा। तो इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि चीज छोटी या बड़ी है, वो डिपेंड करता है घूमने पे, यानी कि शेप जो है वो कैसी है। अगर स्फीयर है छोटा है तो भी 2/5 mr² और बड़ा है तो भी 2/5 mr²। सिमिलरली छोटा ट्राइंगल है तो kml² और बड़ा है तो भी kml², ठीक है। तो यह आ गया IB और यह आ गया IC, मतलब कि छोटा जो मैंने निकाला है उसके अबाउट। अब अगर मुझे रिमूव्ड पार्ट को हटाने के बाद शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है तो वो कितना हो जाएगा, I रिमेनिंग जो है वो कितना हो जाएगा,
बड़े में से छोटा घटा दो तो के एम एल स्क्वायर माइनस के एम एल स्क्वायर बाई आ जाएगा 16। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में 15/16 के एम एल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख देता हूं मैं 15/16 के एम एल स्क्वायर। अब के एम एल स्क्वायर क्या है, ये तो बड़े वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो इसको लिख सकते हैं हम आई रिमेनिंग जो है वो आ रहा है 15/16 इंटू बड़े वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो इस तरह का रिलेशन आपको बनाना था। एक्चुअल में पूछा क्या गया है कि इफ द स्मॉलर ट्राइंगल डीईएफ इज रिमूव्ड फ्रॉम एबीसी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग फिगर अबाउट द सेम एक्सिस, मतलब रिमेनिंग फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो रिमेनिंग फिगर का कितना आ रहा है 15/16 इंटू आईबी। आईबी का मतलब क्या है, पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और पूरे का अपने को दिया कितना गया है क्वेश्चन में, ऐसा बोला गया है कि पूरे जो शेप है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट, तो कितना आ गया अपने पास में आई रिमेनिंग 15/16 आई नॉट, तो ऑप्शन बी हो गया आपका करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ में हमारा ये सेशन खत्म होता है। काफी बड़ा था क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे और मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि सारे बच्चों को समझ में आए। आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है, जिनकी अच्छी चल रही है उनको बहुत जल्दी आ गया होगा, इवन कुछ लोगों को सवाल देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी होगी पूरा। लेकिन जिन लोगों को ये टॉपिक ठीक से नहीं आता है उनके लिए, मतलब बिगिनिंग से जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल लेक्चर था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, और पहली बार आप डाउटनेट के यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।